हाय दोस्तों, हमेशा आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि यार सीए में बच्चे इतने फेल क्यों हो जाते हैं। जो बच्चे फाउंडेशन में अभी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हैं या जो बच्चे इंटर में आए हैं, उनके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम जब क्लास में क्वेश्चंस करते तो पेपर तो हमको बहुत इजी लगते हैं, तो यार फेलियर क्यों हो जाता है, इतने बच्चे एग्जाम में फेल क्यों हो जाते हैं सीए के अंदर। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है वो हमें आज ढूंढने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसको अगर आप कवर अप कर लिए या वो गलतियां आप ना करें तो शायद आप सी एग्जाम्स में फेल नहीं होंगे। और सबसे पहला रीजन है, आपको अपनी क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करनी पड़ेगी। यू हैव टू मेंटेन द प्रॉपर डिसिप्लिन। इंपॉर्टेंट थिंग है, ये एक सीए जो है एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स है। यहाँ पे कोई क्लासेस इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कोई अटेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चा हमेशा ये सोचता है कि जब मुझे क्लासेस जाना इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो मैं क्लासेस क्यों जाऊँ। और वो पहले दिन बड़े जोरों शोरों से क्लास में आता है, वो पेन ड्राइव खरीदता है, वो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन थोड़े दिन में वो अपने ट्रैक को से बाहर हो जाता है, वो अपना रास्ता खो देता है। और उसका रीजन ये है कि एक्चुअली कोई डिसिप्लिन वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो पहली चीज, अगर आपको सीए में सक्सेस हासिल करनी है, अगर आपको सीए एग्जाम्स एक शॉट में निकालनी है, तो पहली चीज है आपको एक फोकस और डिसिप्लिन के साथ ही इस कोर्स को परस्यू करना पड़ेगा। अगर आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कोई आपको पुश करेगा तभी आप वो पढ़ाई कर पाओगे, तो सीए आपके लिए नहीं बना है। सीए उन्हीं लोगों के लिए बना है जिनको पता है कि उन्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है, उन्हें पता है कि उनको अपनी फैमिली की सिचुएशंस को सही करना है, उन्हें पता है कि उन्हें अपने फैमिली में एक एग्जाम्पल सेट करना है, उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है। वो ही बच्चा सीए कर सकता है। और उस बच्चे को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा फोकस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कई बच्चों को देखता हूँ, इतने फोकस्ड होते हैं कि उनको ना इंस्टाग्राम, ना सोशल मीडिया, ना लड़कियां, कोई भी चीज़, मतलब लड़कियां लड़के कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। उनका एक फिक्स फोकस होता है कि मुझे पढ़ना है और मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल आंख बंद करके बैठ जाओ, पूरी दुनिया भूल जाओ और सिर्फ किताबी कीड़े बन जाओ, नहीं। आपको बैलेंस तो करके चलना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट लूज योर फोकस। आप अपना फोकस लूज नहीं कर सकते। आपको एक डिसिप्लिन है वो मेंटेन करना पड़ेगा। मैं कई बार क्लास में ये बात बोलता हूँ, चाहे आपके कोई रिलेशनशिप चल रहा है, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके फ्रेंड्स है, उन सबको आप बैलेंस करो, लेकिन प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। क्योंकि हम अगले 3 साल, आज 4 साल, जब तक हमारा सीए पूरा नहीं हो जाता, हमारा प्रायोरिटी एक ही चीज़ है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सीए एक शॉट में निकाल के बहुत आगे जाना है। आगे के 50 साल इन 4 सालों में डिपेंडेंट है। और उसके बाद अगर आप इसको प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन या आपके अंदर एक फोकस नहीं है। और अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और फोकस नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप कितने ही ऐसे एग्जाम्पल देख सकते हो जहाँ पे जो आज बिलियनर्स हैं, जो आज मिलियनर्स हैं, जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जो बहुत सक्सेसफुल है, उन्होंने हमेशा लाइफ में एक चीज़ जो है वो रखी है, और वो है उन्होंने एक फोकस और डिसिप्लिन मेंटेन किया है। आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बहुत कम घंटे काम करके बहुत सक्सेसफुल हो गया होगा? नहीं। आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो 10 अलग अलग जगह अपना मतलब पार्टीज भी अटेंड कर रहा है और साथ में दोस्तों के साथ भी घूम रहा है और सब कुछ कर रहा है और उसके बाद वो बहुत सक्सेसफुल हो गया? जी नहीं। एक्चुअली आपको सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, अदरवाइज आप एग्जाम में कभी भी पास नहीं हो पाओगे। और इसीलिए आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे काम करना पड़ेगा, वो है डिसिप्लिन। दूसरा और क्या रीजन हो सकता है सर? चलो सर, मैं तो क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहा हूँ, और क्या रीजन हो सकता है जिस कारण से मैं हमारी एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं हूँ? आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधे सोचते हैं कि यार मैं पढ़ाई कर लूंगा और एग्जाम जाके दे लूंगा। ये कुछ ऐसा हो गया कि आपने बैट बॉल हाथ में लिया, 2-4 बॉल खेली और बोला चलो मुझे इंटरनेशनल मैच खेलना है, मुझे इंटरनेशनल मैच खेलने दो। ऑफ कोर्स आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको पहले रणजी खेलनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप T20 खेलोगे, आईपीएल खेलोगे, फिर आप इंटरनेशनल टीम में जाओगे, है ना? वैसे ही आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पढ़ाई की और एग्जाम में जाके आपने फोड़ के आ जाएंगे, नहीं हो पाएगा। समझना पड़ेगा, नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बच्चे अपने आप के इवैल्यूएशन से डरते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर मैंने टेस्ट दिया और मार्क्स नहीं आया तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। भाई, अपने आप को रिव्यू किए बिना तू कैसे आगे बढ़ेगा? आपको अपने आप को रिव्यू तो करना ही पड़ेगा, आपको अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आप रेगुलर होमवर्क कीजिए, आप जितने टेस्ट हो रहे हैं वो प्रॉपरली दीजिए, मॉक टेस्ट प्रॉपरली दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्क्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट।
आपने एफर्ट लगाया है, आपने प्रॉपर पढ़ाई की है और आपने जाके उस टेस्ट को प्रॉपरली दिया है, आपने मॉक टेस्ट प्रॉपरली दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके मार्क्स कितने आए हैं वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितनी गलतियां करनी है आप मॉक टेस्ट के अंदर, टेस्ट पेपर्स के अंदर, अपने रिवीजन में, प्रैक्टिस में कर लेना, ताकि एग्जाम तक आपके पास गलतियां करने को ही ना बचे। और इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप अपने आप को रिव्यू करने से डरना बंद कीजिए। अपने आप को रिव्यू नहीं करोगे आप तो कभी आप लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाओगे। आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने आप को थोड़े थोड़े समय में रिव्यू करना पड़ेगा, सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कितने पानी में हो। अगर आपको लगता है कि आप अपने ट्रैक से लूज हो रहे हो तो समय है, आप अभी भी उस चीज पे वर्कआउट कीजिए, उस गलती को देखिए जिस कारण से आप अपने आप को फोकस नहीं रख पा रहे हो, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। टेस्ट प्रॉपरली दीजिए, मॉक टेस्ट प्रॉपरली दीजिए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नए नए क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करना चालू कीजिए और डरना बंद कीजिए कि नहीं आएगा तो क्या होगा। ये सीखने वाली स्टेज है। अगर आपने अभी भी ये सोचा कि नहीं आएगा तो क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं क्या करूंगा, तो फिर आप मान के चलिए कभी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो आपको अच्छी ग्रोथ करने के लिए हमेशा टाइम टू टाइम सेल्फ इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है और इसीलिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चा गलती कर देता है और वो है उस सब्जेक्ट को डिवाइड नहीं करके चलता है। एक्चुअली हमको स्कूलिंग में एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाई गई थी और वो ये था कि स्कूल हमेशा 2-3 एग्जाम्स लेता था फाइनल एग्जाम्स के पहले। वो 3 मंथली एग्जाम्स भी कई सारे स्कूल्स लेते थे, फिर मिड टर्म एग्जाम्स होते थे, फिर बोर्ड्स के पहले प्री बोर्ड्स होते थे और उसके बाद फाइनली बोर्ड्स होते थे। क्या होता था उसमें, 3 मंथली एग्जाम के अंदर आपको कुछ चैप्टर्स पूछ लिए जाते थे, फिर 6 मंथली एग्जाम के अंदर बचे हुए चैप्टर्स पूछ लिए जाते थे और फाइनली आपका जो फाइनल एग्जाम या प्री बोर्ड्स होता था तब तक सारे चैप्टर्स आते थे। एक्चुअली आपको ऐसा ही डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट आपके पूरे सिलेबस के लिए कर लेना चाहिए। हम पता है क्या करते हैं, हम एक साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर मॉक टेस्ट देते हैं, फिर रिवीजन चालू करते हैं, फिर प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। ये गलत है। जैसे आपने स्कूलिंग में 3 मंथली, 6 मंथली और फाइनल एग्जाम्स दिया था, आपको अपने सीए के सिलेबस में भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को 4 या 3 टुकड़ों में बांट लेना चाहिए और आपको मान के चलना चाहिए कि मैं 3-3 अलग अलग पार्टीशन में हमारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करूंगा। पहले 5 चैप्टर किसी सब्जेक्ट के उठाए, उसको कंप्लीट किया, उसका प्रॉपर प्रैक्टिस किया, उसका रिवीजन किया, उसका एग्जाम दिया, उसका रिवीजन टेस्ट पेपर दिया, उसका मॉक टेस्ट पेपर दिया, उसके पास्ट एग्जाम किए। ये 5 सब्जेक्ट हट, 5 चैप्टर आपके एक सब्जेक्ट के हटे, फिर अगले 5 चैप्टर आपने इस सब्जेक्ट के उठाए। क्या होगा, अगर आप अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली डिवाइड करके चलोगे तो आपके लिए एग्जाम तक आपको प्रॉपरली सेग्रीगेटेड तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको एक साथ पूरा रिवाइज करने का खौफ खत्म हो जाएगा और इस चक्कर में आप जब डिवाइड करके चलोगे तो इजीली पूरे सब्जेक्ट को कवर भी कर पाओगे। तो आपको हर सब्जेक्ट को डिवीजन करके, डिवाइड करने के बाद उसकी प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए कि जैसे आपने अकाउंट्स उठाया तो 4 सब्जेक्ट, 4 चैप्टर मैंने अकाउंट्स के किए हैं, उन 4 चैप्टर के जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, उसका मॉक टेस्ट पेपर है, वो सब दीजिए। उसके बाद किसी और सब्जेक्ट के 4 चैप्टर उठा लीजिए। तो ऐसे क्या होगा, आपके पास एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा क्योंकि मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप कर रहे हो। दूसरी बात, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में सब्जेक्ट को खत्म करना रहेगा, तो एक फियर खत्म हो जाएगा कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगला रीजन जिस कारण बच्चा फेल हो जाता है वो क्या है, बच्चा एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा रीजन है। सोशल मीडिया, रिलेशनशिप्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कई चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। कई बार मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद देखता हूँ यार ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं संडे को बैठ के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअली मैं उस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरा फोकस क्या है। आपको भी यही चीज करनी है। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जो कि डिप्रेशन या फिर किसी भी चीज को हम बोलते हैं ना, हम लो की फील कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है। पता है क्यों? हर आदमी अपने दिन के, अपने अपने टाइम के सबसे बेस्ट 15 मिनट आपको इंस्टाग्राम पे डाल देता है। यही करता है हर आदमी। कहीं घूमने जाएगा, अपने 15 मिनट वो बेस्ट टाइम में जो है उसका वीडियो बना के, रील बना के या फोटोज खींच के इंस्टाग्राम पे डाल देता है। होता क्या है, हम उस बंदे के उस पीरियड के 15 मिनट को देख के डिप्रेस हो जाते हैं कि यार ये लाइफ में कितना कुछ कर रहा है, इसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है।
एक्चुअली आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसने वही चीजें आपको दिखाई है जो वो दिखाना चाहता है। कभी कोई अपना खराब सिचुएशन, अपना खराब टाइम, अपने खराब खराब पोजीशन, कुछ भी चीज जो उसकी लाइफ में अच्छी नहीं हो रही है, वो कभी वो इंस्टाग्राम पे फोटो की फॉर्म में नहीं डालेगा। वो हमेशा अच्छी चीज ही डालेगा। तो आप लोग उसको देख के क्यों डिप्रेस हो रहे हो? आपको ये सोचना चाहिए कि उसने अपने बेस्ट 15 मिनट डाल दिए इंस्टाग्राम पे। तो हमें भी इस चीज को सोचना चाहिए कि इंस्टाग्राम कभी भी किसी की रियल लाइफ नहीं दिखाता है। आपको बता दूं, 90% लोग अपनी लाइफ में दुखी हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे 90% लोग आपको खुश दिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअली वो लोग खुश हैं, और उनको देख के हमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता कि कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर अगर 15 मिनट अपने टाइम के डाल रहा है तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत रही होगी। किसी बंदे ने अगर वीडियो बना के रील बना के डाला है तो उसके पीछे उसकी कितनी क्रिएटिविटी रही होगी। अगर कोई बहुत अच्छी जगह घूमने गया और वहां उसने बहुत अच्छी रील बनाई है तो सोचो उसने कितनी मेहनत मशक्कत की होगी उस रील बनाने के लिए। और आप उस रील को देख के देख रहे हो, देखो वो लाइफ में कितना एंजॉय कर रहा है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि उसने अपने बेस्ट 15 मिनट डाल दिए। लेकिन आप ये देखो कि उसकी लाइफ में ही प्रॉब्लम होगी, आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। आपको उनकी खुशियों को देख के अपने आप को डिप्रेस नहीं फील करना है। हर बंदा दूसरे की स्टोरी देख के डिप्रेस फील करता है, और हर बंदा दुखी है, चाहे वो कितना भी बड़ा इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर हो। 90% लोग मुझे दुखी दिखते हैं। तो इसलिए मान के चलिए कि कोई खुश नहीं है लाइफ के अंदर, तो आपको खुश होने के लिए वो 10% लोगों में शामिल होना पड़ेगा जो कि फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, उनको पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। तो डिस्ट्रैक्शन अगर आपने रखा तो आप अपने करियर, अपने फोकस्ड, अपने डिसिप्लिन, इन सब से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो मान के चलना कि आप एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। तो मुझे फोकस्ड चाहिए, बच्चा फोकस्ड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है, और मुझे कोई चीज उस डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन उस गोल को अचीव करने से नहीं रोक सकता। वो बहुत जरूरी है। तो ये डिस्ट्रैक्शन आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको लिए सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो प्लीज़ उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपको लगता है रील्स में आपका बहुत समय हो रहा है, आप क्रोम पे इंस्टाग्राम का शॉर्टकट डाल के इंस्टाग्राम ऐप अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि क्रोम पे जब आप इंस्टाग्राम का शॉर्टकट डालते हो तो वहां पे रील्स नहीं ओपन होती है, सिर्फ नोटिफिकेशंस और फीड दिखते हैं। वो आप कर सकते हो। उसके अलावा आप सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब फीचर का यूज कर सकते हो। स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, स्टार्ट रीडिंग सम मोटिवेशनल स्टोरीज। आप कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज देख सकते हो, इससे आपका दिमाग रिफ्रेश होगा। वो जो रील्स कंटिन्यूसली हम स्क्रॉल करते हैं उससे आपका दिमाग रिफ्रेश नहीं होता है, उल्टा आप डिप्रेस होना चालू हो जाते हो। आपके दिमाग की जो एक मैं बोल सकता हूँ जो एफिशिएंसी है वो डाउन होना चालू हो जाती है। और इसीलिए आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीटली दूर रहिए, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि आप वो कीजिए जो पॉसिबल ही नहीं है, आपको वो करना है जो पॉसिबल है। एंड वन मोर थिंग जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपको एग्जाम फियर से बाहर आना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आपने कितनी भी 9 महीने मेहनत की है, वो जो आपके एग्जाम के 3 घंटे ना, वो आपके सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा कि पेपर में कुछ भी हो जाए मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करूंगा। आपको धोनी बनना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा महेंद्र सिंह धोनी, कितना भी प्रेशर वाला मैच हो कभी वो बंदा टेम्पर लूज नहीं करता है। वैसा पेशेंस आप लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आपने वैसा पेशेंस एग्जाम में डेवलप कर लिया तो मान के चलना एग्जाम में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको पेपर बहुत अच्छे भी से भी नहीं आता है, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो मैं आपको बता दूं आप एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे। आपको एग्जाम फियर ही है जो बहुत ज्यादा आपको एग्जाम में परेशान करेगा, और उसको खत्म करने का सिंपल तरीका है आप इतना बढ़िया रिवीजन करके जाइए, इतने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि अपने आप एग्जाम फियर ही खत्म हो जाए। मुझे याद है सीए फाइनल का एग्जाम जब मैंने दिया था और मेरा पहला पेपर था अकाउंट्स का। मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं था अकाउंट्स का, और मैंने जब पेपर दिया था तो मैं घर आके रोया था। दिवाली का टाइम था, दिवाली वेकेशन चल रही थी, मैं हॉस्टल में, आई थिंक फ्लैट या हॉस्टल था, मैं अकेला था और आई वॉज क्राइंग। आई थिंक 3 घंटे रोया हूँ मैंने मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और बताया कि मेरा पेपर बिगड़ गया है। पेरेंट्स ने एक ही चीज़ बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, तूने वैसे भी एग्ज़ाम मेरे को बाद में देनी थी, मैंने प्रीपोन अटेम्प्ट दे के एग्ज़ाम दी। उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि अपने को क्या जा रहा है,
अपन तो बाद में एग्जाम देने वाले थे, अपने तो जल्दी एग्जाम दिया, पास नहीं भी हुए तो चलेगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने एक ही चीज बोली कि बाकी एग्जाम्स अच्छे से दे दे। और मैंने यही किया। मैंने उसके बाद के पेपर्स में ये भूल गया कि मेरा अकाउंट्स का पेपर बिगड़ा है, और उसके बाद के सारे पेपर्स मैंने अच्छे से दिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया, एग्जाम में टेम्पर लूज नहीं किया, और बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड मेरा उसी अटेम्प्ट के अंदर सीए फाइनल कंप्लीट हो गया। तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपका कोई पेपर बिगड़ भी जाए एग्जाम के दौरान, प्लीज टेम्पर लूज मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अगर उस पेपर में टेम्पर लूज किया तो आपके आगे के सारे पेपर्स बिगड़ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आपको चिंता करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। आपका जो पेपर गया वो गया। एक और चीज, प्लीज एग्जाम होने के बाद पेपर के रिव्यूज देखना बंद कर दीजिए, पेपर को डिस्कस करना बंद कर दीजिए। सबकी आदत होती है पता करना है क्या हुआ है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि उस चक्कर में आपके बाकी के पेपर्स बिगड़ जाएंगे। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको एग्जाम देने के बाद उस पेपर के बारे में सोचना भी नहीं जो पेपर हो चुका है। जितना सोचना था एग्जाम के, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो रही तब तक सोच लिया, उसके बाद उसके बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने ये 5 फैक्टर जो मैंने अभी डिस्कस किए इन पे काम कर लिया, आपने अगर डिसिप्लिन प्रॉपरली मेंटेन कर लिया, आपने अगर अच्छी प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने एग्जाम फियर पे काबू पा लिया, अगर आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से रोक लिया, मैं आपको बता रहा हूं आपको सीए में कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। अगर आपको इसके अलावा लगता है और कोई रीजन है जिस कारण से बच्चे फेल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू।